हम सभी लोगों का एक सपना रहा है, राम राज्य का सपना, जिसमें कोई भी व्यक्ति, चाहे वो उपेक्षित ना रहे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो शोषित हो, चाहे वो वंचित हो, उन सभी को न्याय मिल सके एवं किसी भी प्रकार का कष्ट किसी भी व्यक्ति को ना रहे, ऐसे राम राज्य की परिकल्पना ये हम सभी सनातनियों का एक सपना रहा है। और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम देख रहे हैं इस समय हमारी जो सरकारें हैं वो भी कार्य कर रही हैं, और हमारे जैसे जो सामाजिक संगठन है वो भी निरंतर सहयोगी बनकर सरकार का एवं सनातन धर्म के जो भी कार्य होते हैं उनका निर्वहन करते रहते हैं। इसी संकल्प को लेके ही हमारा संगठन श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ये आगे बढ़ रहा है। ये हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व का भी यही कहना है और जो हमारे प्रदेश के जो नेतृत्व है उसका भी यही कहना है कि किसी भी प्रकार से कोई भी शोषित, वंचित या उसके साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, ऐसा अन्याय समाज में न होने दिया जाए। सर, कितना वक्त और चाहिए राम राज्य स्थापित करने के लिए? क्योंकि जब सरकार आई काफी टाइम हो चुका है, 2 बार का पैटर्न पूरा होने को है, तब भी यही था कि राम राज लेकर आएंगे। तो और आप कहना है कि हम लाने के सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मतलब राम राज अभी नहीं आया। देखिए, अभी कुछ समय पहले यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री जी बैठे थे और उन्होंने कहा था एक ये सुधारात्मक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को हम निरंतर हमें करते रहना है, क्योंकि डे बाई डे यहाँ पर नई चीजें आती हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए लोग आते हैं, नए विचार आते हैं और ऐसी विचारों की तंद्रा हमेशा चलती रहती है और इस तंद्रा को कभी भंग नहीं होने देना है। तो राम राज्य की परिकल्पना का मतलब ये नहीं है कि हम ये एकदम साकार हो जाएगी, इसको हम सुधार लाते लाते एक दिन ऐसा ला देंगे जैसे कि हमारे यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश के अंदर कभी इसको एक माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके व्यूअर से जानना चाहता हूं, क्या उस माफियाओं वाले प्रदेश का सुधार हुआ है, नहीं हुआ है? दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस प्रदेश के अंदर जो सड़कें हमेशा गड्ढे पे रहती थी, आज उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बन चुका है। जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था रुग्ण अर्थव्यवस्था कही जाती थी, आज वह अर्थव्यवस्था नंबर 4थे पायदान पर पहुंच गई है। आज हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाले प्रदेश बनने जा रहे हैं। तो यह कैसे नहीं कहा जाता है? एक समय होता था जब हमारा देश हमेशा डिफेंस के मामले के अंदर जो भी हमारी प्रोक्योरमेंट होती थी हम हमेशा आयात करते थे। आज ये 10 साल के शासन के बाद 2014 के बाद अब वो स्टेट आ गई है कि जब हम लगभग 40,000 करोड़ रुपए के डिफेंस प्रोडक्ट हैं उनको हम लोग अपने यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ की ब्रह्मोस मिसाइल, अभी अस्त्र एवं शस्त्र नामक जो रॉकेट सिस्टम है वो इंडोनेशिया से हमारा परसों ही सोला हुआ है। ये सारी बातें कितनी अच्छी लग रही हैं और ये सारी बातें आपने कंठस्थ कर रखी हैं, लाइन बाय लाइन आप उपलब्धियां गिनवा सकते हैं। लेकिन ये बताइए, ये रह के फिल्मों से क्या दिक्कत हो जाती है आप लोगों को? पोस्टर वोस्टर फाड़ने लगते हैं या फिर आगजनी हो जाती है, क्या दिक्कत आती है? देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे लंबे समय तक एक ऐसी सरकारें रही हैं जो कि तुष्टीकरण की राजनीति करती नहीं है और सिनेमा पर भी उसका पूरा प्रभाव रहा है। जब भी मूवी आती थी तो आप देखेंगे उसके अंदर पंडित जो होंगे वो पोंगाई होंगे, वो हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा ही करेंगे। जो ठाकुर होगा, क्षत्रिय होगा, वो हमेशा शोषण करता हुआ दिखाया जाएगा। बनिया होगा, लाला दिखाया जाएगा, वो पक्का कुछ ना कुछ मिलावट करते हुए आएगा। जब हम देखते थे वहां पर एक कहीं पे अहमद जी आए और वो बिल्कुल इतने बड़े पुजारी निकलते थे कि वो कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। 786 का बिल्ला लगा लिया तो वो तो सर्वशक्तिमान हो गया। ये हमारे यहाँ पे मूवियों में हमने देखा है, हमने उस चीज को अपने आंखों से देखा है। आप 2014 से पहले उरी जैसी किसी भी मूवी की आप परिकल्पना कर सकते थे क्या? यहाँ पे कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी की परिकल्पना कर सकते थे? आर्टिकल 370 जैसी मूवी की परिकल्पना आप कर सकते थे? जरा आप अपने आप से पूछिए। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि जब से इस देश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार आई है, क्या सिनेमा की सोच नहीं बदली? आज लोग खुलकर अपनी बात कह सकते हैं। सिनेमा हमारे समाज का माध्यम होता है और लगातार तीसरी बार अगर कोई सरकार बन रही है तो उसके अंदर ये रोल जो सिनेमा का है ये भी एक बहुत अहम रोल है, इसको हमें स्वीकारना होगा।